हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है अनुभव स्वामी और हम लोग क्लास 10th के चैप्टर लाइट की सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए आज नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इससे पहली वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे रिगार्डिंग टू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं पहले वो देख लेनी चाहिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके इसी वीडियो के थ्रू, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होगा कि चैप्टर को आप शुरू से ही समझो। मैंने क्लास 10th के लाइट चैप्टर की प्लेलिस्ट को बना दिया है, आप 1 बाय 1 वीडियोस देख सकते हैं सीक्वेंस से। स्टार्ट से हमने सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है विद सीक्वेंस, राइट। तो चलिए देखते हैं आज टॉपिक हमें क्या समझना है। तो आज का टॉपिक है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। यानी कि जब कॉनकेव मिरर के थ्रू हम इमेज के फॉर्मेशन को समझते हैं तो इमेज के फॉर्मेशन को समझने के लिए कुछ रूल्स हैं। कॉनकेव मिरर किस तरीके से ऑब्जेक्ट की इमेजेस बनाता है, उन इमेजेस की फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि हमें पहले समझ लेने चाहिए। तो देखिए वे रूल क्या हैं, उनको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझेंगे। सबसे पहला है रूल नंबर 1। देखिए यहाँ हमने ये ऑलरेडी जो है एक कॉनकेव मिरर का सिंबल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। ये इधर पॉलिशिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर पर एक प्रिंसिपल एक्सिस की ये लाइन क्या हो गई यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि पास हो रही है कहां से, पोल से, ठीक है ना। कहां से पास हो रही है, पोल से। तो अगर हम कॉनकेव मिरर पर एक ऐसी रे इंसिडेंट कराएं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो रे कहां से पास हो जाएगी, फोकस पॉइंट से। कहां से पास हो जाएगी, फोकस पॉइंट से। तो यहाँ पे एफ जो पॉइंट हमने लिखा है, एफ का मतलब होगा फोकस या फोकस पॉइंट, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। और जो सी पॉइंट होता है इसका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर आपको डिटेल में इन सभी टर्म्स के बारे में जानना है तो इससे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। हमने डिटेल में इन सभी टॉपिक पे जो है डिस्कशन किया हुआ है। तो सबसे पहला रूल क्या समझा रहे हैं, ओवरऑल बात यह है कि जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही हो तो वो पैरेलल रे हमें रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करानी है, फोकस पॉइंट से पास करानी है। अब देख लेते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है कि जब भी कोई रे कॉनकेव मिरर की, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के कॉनकेव मिरर के सरफेस पर इंसिडेंट हो, क्या हो, इंसिडेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रे रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पथ को रिट्रेस करेगी, यानी रिपीट करेगी। यानी जिस पथ को फॉलो करते हुए रे कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हुई थी उसी पथ को फॉलो करते हुए या कह लीजिए रिपीट करते हुए वो वहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो मिरर की कॉन्सेप्ट है वो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन दो रूल्स में हमने क्या बताया, रूल नंबर 1 बताया कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि पोल से पास हो रही है, तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो उसको कहां पे रिफ्लेक्ट करा के कहां से पास कराना है, फोकस पॉइंट से पास कराना है। और दूसरी तरफ जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, कहां से हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, तो उसको रिफ्लेक्ट कराने के बाद हमें क्या कर देना है, उसके पथ को रिपीट कर देना है, रिट्रेस कर देना है। इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो साथ साथ आप नोट्स भी बनाते हुए चलिए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लेक्चर्स है हमने इस तरीके से प्रिपेयर किए हैं कि स्टूडेंट साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते चले, साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी उनकी बने, समझते हुए भी जाना है, नोट्स भी प्रिपेयर करते जाना है ताकि बाद में रिवाइज भी कर सके, ठीक है ना। तो मैं साइड हो जाता हूं, चाहे तो आप अगर बाद में नोट्स बनाना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अभी वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बना लें। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट रूल्स को समझते हैं।
तो अब हम रूल नंबर 3 समझेंगे। रूल 3, रूल 3 क्या है? रूल 3 का मतलब है कि अगर हम इसी तरीके से कंसीडर करें कि ये एक हमारे पास कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है ना, ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये कॉनकेव मिरर का मिडिल पॉइंट हो गया पोल, और यहां हम पोल से एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराएं, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये कॉनकेव मिरर का हो गया फोकस पॉइंट और यहां ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। याद रहे कि फोकस पॉइंट जो होता है ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई रे फोकस से पास हो रही हो तब क्या होगा उस सिचुएशन में? तो सपोज करें कि ये कोई रे है और ये रे, ये सोर्स ऑफ लाइट होगा कोई, और सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू जो रे है वो फोकस पॉइंट से होते हुए कहां पे इंसिडेंट हो रही है? कोन के मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। तो अगर कोई रे फोकस पॉइंट से होते हुए कोन के मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो सिचुएशन में आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। किधर जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इसको कुछ इस तरीके से हम शो कर देंगे। तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रूल आप समझ गए होंगे। रूल क्लियर है? रूल क्या है कि अगर कोई भी रे फोकस पॉइंट से हम पास करा रहे हैं या फोकस पॉइंट से पास हो रही है तो मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद जब मिरर उसको किधर रिफ्लेक्ट कर देगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। तो इस इंसिडेंट रे को हम कह सकते हैं ए बी, राइट, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है ना, इसको हम बी क्यू कह सकते हैं और कॉनकेव मिरर को हम डिनोट कर सकते हैं एम एम डैश। रूल नंबर 3 क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम समझेंगे रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या है? रूल 4, रूल 4 में हम इसी तरीके से कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर देंगे। दिस इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया और यहां हम पोल लेंगे और पोल से होते हुए हम ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, राइट। दिस इज कॉनकेव मिरर एम एम डैश और यहां हम एक पॉइंट लेंगे, इट इज डिनोटेड बाय सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज पॉइंट एफ, फोकस पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब इस केस में देखिए क्या है, अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट हो रही हो, कहां पर इंसिडेंट हो रही हो? पोल पर इंसिडेंट हो रही हो, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इंसिडेंट रे इज एपी, ठीक है ना, पोल पे इंसिडेंट हो रही हो। अब देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि हमें पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा क्या था कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी और ये जो इंसिडेंट रे है इनके बिटवीन एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। अब होगा क्या कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इस रिफ्लेक्टेड रे को हम बोल दें पी क्यू। तो यहाँ पे क्योंकि मैं बता रहा हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है तो एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर। तो यहाँ पे जो एंगल आर है ये क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। एंगल आई मींस, एंगल आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है एंगल आर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये चारों रूल्स हैं कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए जो आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि आगे हम जब कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो ये चारों रूल्स जो हैं वहां पे हम अप्लाई करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, थर्ड रूल में क्या हमने समझा कि जब भी कोई इंसिडेंट रे
फोकस पॉइंट से पास हो रही हो तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और जब भी कोई रे पोल पर इंसिडेंट हो रही हो तो पोल पर इंसिडेंट होने के बाद वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा तो एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें कि हमने डिटेल में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसे नोट करेंगे। चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इसके थ्रू हम इमेज का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, ये टॉपिक हम करने वाले हैं। तो देखिए, एक्चुअल में इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि कॉनकेव मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है उनको अलग अलग पोजीशंस पे हम प्लेस करते हुए ये देखेंगे कि कॉनकेव मिरर जो है, जब हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं तो कॉनकेव मिरर उन ऑब्जेक्ट्स की किस किस तरीके की इमेज बनाता है, इमेज का साइज किस तरीके का रहता है, इमेज की नेचर किस तरीके की रहती है। तो ये हमें रे डायग्राम्स के थ्रू समझना है। रे डायग्राम सिंपली वो डायग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू किसी भी कॉनकेव मिरर या लेंस के मिरर कह लीजिए, लेंस के थ्रू हम क्या समझते हैं, इमेज फॉर्मेशन समझते हैं कि वो किस तरीके से इमेज बना रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या लेंगे, एट इनफाइनाइट, यानी कि कॉनकेव मिरर से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है। तो चलिए ये डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये इसका पॉलिशिंग सरफेस हो गया, ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस। इसको डिनोट कैसे करेंगे, एम डैश से, और यहाँ पे हमने एक मिडिल पॉइंट मान लिया जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज पोल, और पोल से होते हुए एक प्रिंसिपल एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पास हो रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे इनफाइनाइट। तो यहाँ इनफाइनाइट पर कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर देंगे ए बी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को हम एक निडल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, निडल ऑब्जेक्ट। तो ये निडल ऑब्जेक्ट का जो टिप है इसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और जो टेल है उसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दी। तो जनरली क्या होता है कि जो इनफाइनाइट पे प्लेस्ड ऑब्जेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं कॉनकेव मिरर की तरफ, उनको क्या कंसीडर किया जाता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट या पैरेलल रेज कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है। आप कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है ये सोर्स ऑफ लाइट है क्या, तो नहीं है। एक्चुअल में कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, जैसे कि सन है, बल्ब है, कुछ भी, उस सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू इस ऑब्जेक्ट पर लाइट रेज इंसिडेंट हो रही होंगी और फिर वो लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से पास होकर के या इसके थ्रू पास होकर के कहाँ पे इंसिडेंट हो रही होंगी, मिरर पे इंसिडेंट हो रही होंगी, ठीक है ना। तो देखिए, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज दे सकते हैं, विदाउट लाइट तो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दिखा दें कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये लाइट रेज पास हो रही है और ये लाइट रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें पता है, अभी हमने रूल समझा, रूल नंबर 1, कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो किसी कॉनकेव मिरर पे तो उसे कहां से पास कराना है, हमें
फोकस पॉइंट से पास कराना है। इसी तरीके से एक सेकंड रे है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी हम कुछ रेज दिखा सकते हैं, तो ये रे भी कहां से पास हो जाएगी, फोकस से हो जाएगी। ठीक है ना, यही रूल है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी कोन के मिरर पर इंसिडेंट हो तो उसे हमें कहां से पास कराना है, उसे हमें फोकस से पास कराना है। ठीक है, अब देखिए हमने जब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज वाला टॉपिक समझा था तो हमने क्या समझा कि जहां सभी राइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के एक्चुअल में मीट कर रही हो, रियलिटी में मीट कर रही हो, वहां ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब देखिए क्योंकि ये रे जो है ये एक पॉइंट पे आके फोकस हो गई, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। तो यहाँ पे जो इमेज होगी वो बहुत ही स्मॉल साइड इमेज होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी, वेरी स्मॉल साइज की इमेज होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम वन बाय वन जो है यहाँ पे इमेज के बारे में अब आगे लिख सकते हैं कि इमेज किस किस तरीके की होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज की पोजीशन क्या रही। क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमें कहां पे दिखा रही है, फोकस पॉइंट पे, तो हम लिखेंगे एट फोकस पॉइंट एफ। फोकस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे स्पेलिंग के थ्रू भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसके बाद हम फिर लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज की नेचर कैसी है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो रेज हैं वो ओरिजिनल में, रियलिटी में मीट कर रही हैं, सभी की सभी मिल रही हैं, फोकस हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो इस वजह से नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आप ध्यान रखना कि इस चैप्टर के 90% क्वेश्चंस इसी टॉपिक से प्रिपेयर होते हैं, रे डायग्राम्स वाले टॉपिक से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आपको ध्यान से समझना है। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि साइज ऑफ इमेज। क्या पूछा जा सकता है, साइज ऑफ इमेज, कि इमेज का जो साइज है वो किस तरीके का होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, डिमिनिश्ड। ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं पॉइंट साइज्ड, यानी एक पॉइंट के, ठीक है ना, पॉइंट के साइज के बराबर। इस तरीके की जो इमेज है, इस तरीके का उसका साइज यहाँ पे हो सकता है। ठीक है ना, डायमेंशनड, हाईली डायमेंशनड या पॉइंट साइज्ड हम कह सकते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आपको क्या पता बताया गया है स्टार्ट में कि ऑब्जेक्ट जो है ये इनफाइनाइट पे प्लेस है, और फिर हमने रे डायग्राम के थ्रू ये समझा कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, फोकस पॉइंट पर होगी, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डायमेंशनड होगा, या कह लीजिए पॉइंट साइड होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट रे डायग्राम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट करें। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब इसके बाद आगे का टॉपिक समझेंगे हम। तो इस बार हम जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहां पे ले रहे हैं, तो इस बार हम ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ले रहे हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हम जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ले रहे हैं। तो इसको रे डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे, देखिए ये हमने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर, अगेन कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया। कॉनकेव मिरर के मिड पॉइंट से यानी पोल से ये प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कहीं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, यहाँ इनफाइनाइट, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे थी। अब हम इनफाइनाइट से किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे,
इनफाइनाइट पे नहीं है, कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे है, ये कह सकते हैं हम। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पुट कर दिया। ऑब्जेक्ट को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक निडल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की जो टिप है या जो हेड है इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इस पॉइंट को टेल वाले को बी से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगेन हमें वही रूल अप्लाई करना है, क्या कि हम इस ऑब्जेक्ट की जो टिप है वहां से एक रे ऑफ लाइट जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू आएगी, तो एक रे ऑफ लाइट को कहां पे इंसिडेंट करा देंगे, मिरर पे इंसिडेंट करा देंगे। रूल क्या कहता है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां पे जाएगी, तो वो फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। कहां से पास हो जाएगी, फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग एक सेकंड रे कंसीडर करेंगे और ये सेकंड रे जो है ये कहां से पास हो रही होगी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कई बार क्वेश्चन आता है कि सर क्या दो ही रेज पास होती हैं बाकी नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ टू रेज को हम सिर्फ इसलिए दिखाते हैं ताकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो सके और दो रेज के थ्रू ही हम क्या समझ लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ दो ही रेज आ रही होती हैं, बहुत सारी रेज आ रही होती हैं यहाँ से, बट डायग्राम की सिंप्लिसिटी के लिए हम कितनी रे मान लेते हैं, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे हो गई और ये सेकंड इंसिडेंट रे हो गई। फर्स्ट इंसिडेंट रे फोकस से पास हो गई, दिस इज द पॉइंट फोकस एफ, और सेकंड जो इंसिडेंट रे है ये वापस अपने पाथ को रिपीट करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दे, क्या ये दोनों रे रियल में मीट कर रही हैं, रियल में मिल रही है किसी पॉइंट पे, हाँ मिल रही है। अब ये रे की ऑब्जेक्ट के किस पॉइंट से निकली थी, तो ये रे ऑब्जेक्ट ए बी के ए पॉइंट से निकली थी। तो यहाँ पर किस ऑब्जेक्ट के किस पार्ट का किस पार्ट की इमेज बनेगी, तो ए की इमेज यहाँ पे बन जाएगी ए डैश, कहाँ, जहां पर ये रेज एक्चुअल में मीट कर रही है। जब हम ए डैश पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये परपेंडिकुलर यहाँ पे मिल गया, तो बी पॉइंट की जो इमेज है वो बन जाएगी बी डैश। अब देखिए जो ए पॉइंट है वो ऊपर है, ए पॉइंट ऊपर है और बी पॉइंट नीचे है, लेकिन ए पॉइंट की जो इमेज है वो नीचे चली गई और बी पॉइंट की जो इमेज है वो ऊपर चली गई, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इमेज है वो इन्वर्टेड हो गई, उल्टी हो गई। और हमें पता है कि जब रे एक्चुअल में रियलिटी में मीट कर रही हो तो रे इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा यहाँ पे हम साइज देखें, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, और ये जो है यहाँ पे ये क्या है, इमेज। तो आप देखिए कि इमेज का साइज ज्यादा दिख रहा है आपको या ऑब्जेक्ट का, तो आप डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हैं कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा है, लेस है, कम है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम इमेज के बारे में लिख लें। अच्छा इमेज की पोजीशन कहाँ पे देखने को आ रही है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो वन बाय वन लिखेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं हम पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बिटवीन C एंड F। आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज C? C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F इज द फोकस पॉइंट। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज कैसी आ रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल यानी इमेज रियल है क्योंकि रेज जो है वो रियलिटी में यहाँ पे मीट कर रही है, और इन्वर्टेड यानी कि जो इमेज है वो उल्टी बन रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद आपको पता होना चाहिए साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ पे आप देखिए जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या दिखाई दे रहा है, तो स्मॉल साइज, स्मॉल साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में
जो इमेज का साइज है वो स्मॉल है, लेस है, डिमिनिश्ड है, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया। यहाँ पे पोजीशन ऑब्जेक्ट क्या ली, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे, इधर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस की, तो यहाँ पे इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। कहाँ पे बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन, एंड स्मॉल साइज, यानी ऑब्जेक्ट का साइज है ये और इमेज का साइज है ये, तो स्मॉल साइज बना यहाँ पे इमेज का। तो ये हमारा सेकंड जो रे डायग्राम है, ये कौन सा रे डायग्राम हमने कर लिया, सेकंड रे डायग्राम कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करें। चलिए तो इसके बाद हम नेक्स्ट रे डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट रे डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे लेने वाले हैं, एट द जस्ट ए सेकंड, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यानी अब की बार हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दोबारा से ये कॉनकेव मिरर हो गया, दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द पोल and a line which is passes through this point, and this line, this horizontal line is said to be principal axis, right? So at this horizontal line, principal axis, center of curvature which is denoted by letter C, and another point capital F is said to be focus point, which is also lie at the principal axis, and it is denoted by letter capital F, right? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर दिया। ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट को कई बार कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं बाय मिस्टेक, ऑब्जेक्ट को पॉलिश्ड सरफेस की तरफ रख देते हैं। तो पॉलिश्ड सरफेस की तरफ कभी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को हमने हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ यानी लेफ्ट साइड में प्लेस करना है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट हो गया ए और ये ऑब्जेक्ट हो गई, ऑब्जेक्ट का पॉइंट हो गया बी, ठीक है ना, ये टिप हो गई, टिप का पॉइंट ए और यहाँ पे टेल है, टेल का पॉइंट बी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करा देते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी हमने अभी पढ़ा इमेज के रूल में कि जब भी कोई रे फोकस से पास होगी, यानी जब भी कोई रे फोकस पॉइंट से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखिए ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस से पास हो गई, ये वाली रे फोकस पॉइंट से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब ये दोनों रे जो है कहीं यहाँ पे मीट कर रही है। अब ये रे कहाँ से जा रही है, ऑब्जेक्ट ए बी के ए पॉइंट से आ रही है दोनों रे, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे, सेकंड इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास हुई और ये रिफ्लेक्ट होकर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। अब देखिए ऑब्जेक्ट ए बी का जो ए पॉइंट है इसकी इमेज क्या बन गई यहाँ पे, ए डैश। तो यहाँ पे ए पॉइंट ऊपर है और यहाँ पे ए पॉइंट की जो इमेज है वो नीचे चली गई। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रूल क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर, और ये हम एरो का साइन बनाएंगे जो कि शो करेगा कि जो इमेज है, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमने कुछ इस तरीके से प्लेस की है तो उसकी इमेज हमें कुछ इस तरीके से रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। साथ ही साथ जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही क्या होगा, इमेज का साइज भी होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें
तो यहाँ पे जो बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, बी डैश पे बनेगी। और ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई। अब चूंकि ये रे, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में यहाँ पे मीट कर रही है। जब रे रियलिटी में मीट करती हैं तो वहां पे कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, यानी उल्टी होती है ये इमेज। तो चलिए अब इमेज के बारे में लिखते हैं बाकी के पॉइंट। सबसे पहले लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ इमेज। क्या लिखने वाले हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी, यहां पे है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, इमेज की जो नेचर है वो कैसी है, तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। क्या लिखेंगे, रियल एंड इनवर्टेड, राइट। इसके बाद हम लिखेंगे साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज क्या है, इमेज का भी है। हम लिखेंगे सेम साइज एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का वही साइज होगा जो कि ऑब्जेक्ट का साइज है। ठीक है ना, तो ये हमने उस कंडीशन में रे डायग्राम को, या कह लीजिए कि इमेज फॉर्मेशन को समझ लिया जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ हो, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। ठीक है ना, इसके फ्रंट, कोन के मिरर के फ्रंट में। तो इसे नोट करिए आप। चलिए, तो नोट कर लिया आपने। इसके बाद नेक्स्ट रे डायग्राम को समझते हैं। नेक्स्ट रे डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। यानी अब की बार आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने, देखिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया, और सबसे फर्स्ट केस में अगर आपको याद हो, ये हो गया पोल, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ इनफाइनाइट पे प्लेस किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट को फिर यहाँ पे प्लेस किया। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं एट द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर रहे हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, ये हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज ए निडल ऑब्जेक्ट। अब निडल ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होगी, फर्स्ट रे, ये निडल ऑब्जेक्ट को क्या मान रहे हैं हम, ए बी। तो निडल ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट ए के थ्रू एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी। और हमें पता है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी। ये रे कहां से पास हो रही है, फोकस पॉइंट से पास हो रही है। इसके अलावा हमने एक और रूल समझा, और वो रूल क्या समझा, हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है,
आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि जब रे डायग्राम्स आप एग्जामिनेशन में बनाए तो पेंसिल के थ्रू बनाए, ठीक है ना। हो सकता है कि इसको बनाते टाइम कुछ मिस्टेक्स हो जाए, तो आप जो है इरेज करके दोबारा पेंसिल से रिकरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि पेंसिल से रे डायग्राम्स को ड्रॉ करना ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू पेन। अब हम क्या करेंगे कि एक सेकंड रे जो कि कॉनकेव मिरर से पास होगी, कॉनकेव मिरर का साइज थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये वाली जो रे है ये हम कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कराएंगे कॉनकेव मिरर पर कि ये रिफ्लेक्ट होकर के, देखिए ध्यान देना, जब भी कोई रे कॉनकेव मिरर से पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, कॉनकेव मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, कह लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 डिग्री रखते हुए किसी कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो वो रे कहाँ से पास होती है, पीछे रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाली जो रे है ये पास होगी। तो इस रे को हम थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लें और ये रे कहीं यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल C। अब यहाँ ध्यान देंगे, जब हम इन दोनों रेज को, ये रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, वापस रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, और ये वाली रे, तो इन दोनों रेज को हम अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं, थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाएं इस तरीके से, तो हम देखेंगे कि ये रे यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है ना, यहाँ पे मीट कर रही है। तो ये किस पॉइंट से, देखो ये ऑब्जेक्ट AB का पॉइंट A था, A पॉइंट से ये रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से आ रही है, फोकस से। ये रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई कि ये पीछे कहाँ से पास हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो रही है। ये रे रियलिटी में मीट कर रही है, बिल्कुल। तो A पॉइंट से ये दोनों रेस चली थी, तो A पॉइंट की इमेज हो गई A डैश। अब A पॉइंट ऊपर था तो यहाँ पे पॉइंट की इमेज कहाँ चली गई, नीचे। तो अगर हम A डैश पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कैसी इमेज हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। तो B पॉइंट की जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, B डैश। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमें AB ऑब्जेक्ट की फुल इमेज मिल गई A डैश B डैश, जो कि कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टी इमेज बन रही है। इसके अलावा एनलार्ड इमेज है, यानी कि इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे साइज में जो है इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा पोजीशन की बात करें तो जो इमेज है यह बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, यानी जैसे यहाँ पे नोटिस करें, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ा रहे हैं तो जो इमेज है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना, ये भी आप साथ साथ नोटिस करें। तो चलिए अब हम जो है इमेज के बारे में यहाँ पे पॉइंट्स लिख देते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज में हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन कहां पे बन रही है इमेज की, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है ना, या परे कह सकते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो नेचर है इमेज की वो किस तरीके की है, तो नेचर ऑफ इमेज कैसी नेचर है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड है। इसके बाद हम बात करें कि साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज, तो यहाँ पे जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एनलार्ड है, बिग है साइज। देखिए ये ऑब्जेक्ट का साइज है सिर्फ, और ये इमेज का साइज है, तो साइज ऑफ इमेज कैसा लिखेंगे हम, एन लार्ज। कैसा साइज है, एन लार्ज। तो ये हमने बता दिया कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर C और फोकस F के बिटवीन हो, C एंड F के बिटवीन हो, तो जो इमेज है वो किस तरीके की होगी, साइज, नेचर और उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है ना। तो ये हमने कौन सा केस यहाँ से कंप्लीट कर लिया, ये हमारा हो गया फोर्थ केस, ठीक है ना। इससे पहले हमने जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया था तो वो कौन सा केस हमने सोल्व किया था, थर्ड, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। तो इसे भी नोटिस कर लीजिए आप। चलिए, तो अब इसके बाद जो है हम
जो नेक्स्ट रे डायग्राम करेंगे वहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ पे करने वाले हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन है। ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके हम कहाँ पे प्लेस करने वाले हैं, एट फोकस पॉइंट। तो देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पॉइंट पर प्लेस करेंगे एट द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो उस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है उनके लिए ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये देखेंगे। रिवीजन जरूर करना आपको, ठीक है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने नोट किया और कॉपी को साइड में रख दिया, रिवीजन मस्ट है। तो इस बार हम जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या लेने जा रहे हैं, एट फोकस कैपिटल F, ये है। तो दोबारा से ये कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिया पोल, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये दिस इज द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे हो गया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस बार जो निडल ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको हमने प्लेस कर दिया एट पॉइंट फोकस एफ, और हर बार की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो रेज इंसिडेंट कराएंगे कॉनकेव मिरर पर। तो जो फर्स्ट रे है इसको हम ऑब्जेक्ट ए बी के ए पॉइंट से इंसिडेंट करा रहे हैं, एंड दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और एज वी नो कि जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी, बता सकेंगे आप कहां से पास होगी, बताइए। कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमें यह भी पता है कि जब भी कोई रे हम कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कराएं यहाँ पे कि ये इस तरीके से इंसिडेंट कराएं कि ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंस हो, ठीक है ना। तो उस केस में ये रे यहाँ से क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी अपने पथ को रिपीट करते हुए, रिट्रेस करते हुए कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब भी कोई रे इस तरीके से इंसिडेंट हो कि वो अपने पथ को रिपीट कर रही हो, रिट्रेस कर रही हो, तो वो वापस रिफ्लेक्ट कहां से होती होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इंसिडेंट रे थी, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आई। ये सेकंड इंसिडेंट है, ये अपने पथ को रिपीट करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास हो गई। ये दोनों रेज हैं, ये कहाँ पे मीट करेंगी, तो ये पैरेलल है, इसलिए हम कह सकते हैं मीट एट इनफाइनाइट। कहाँ पे मीट कर रही है, ये मीट एट इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक तरीके से कह देते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज तो बनेगी, क्यों, क्योंकि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे कंसिडर किया था तो इमेज कैसी बन रही थी, पॉइंट साइड इमेज थी, फोकस पे बन रही थी। अब यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल केस है कि जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट थी तो कहाँ पे इमेज बन रही थी, फोकस पे, रियल एंड इन्वर्टेड थी। इसी तरीके से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद रेज कहाँ पे चली गई, इनफाइनाइट पे चली गई, यानी हम ये कहेंगे कि इनफाइनाइट पे एक लार्ज डिस्टेंस पर जाकर कहीं ये मीट करेंगी, और जहां पर ये मीट कर रही होंगी वहां पे इमेज बनेगी, और वो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होंगी, ठीक है ना। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, क्योंकि इनफाइनाइट पे जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो फोकस पे इमेज कैसी थी, पॉइंट साइड थी। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इनफाइनाइट पे इमेज कैसी होगी, उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी मैग्नीफाइड इमेज होगी, एनलार्ज्ड इमेज होगी, वेरी लार्ज शेप की, वेरी लार्ज साइज की इमेज होगी एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन हम लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ये लिखेंगे हम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे आ रही है, एट इनफाइनाइट। इसके बाद नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज कैसी आ रही है यहाँ पे, रियल
एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। उसके बाद हम बात करें साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज कैसा आ रहा है यहाँ पे, तो लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब होता है कि यहाँ पे काफी लार्ज साइज की इमेज बनेगी, काफी बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये हमने कौन सा केस कंप्लीट किया, फिफ्थ केस हमने जो है कंप्लीट कर लिया। कब, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे हो, फोकस पे हो। तो उस कंडीशंस में पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इनफाइनाइट पे बन रही है, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, साइज ऑफ इमेज हाईली मैग्नीफाइड है, ठीक है ना। चलिए इसे नोट करिए आप। इसके बाद हम एक लास्ट केस हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होगा कॉनकेव मिरर के लिए, तो वो समझना है फाइनली, ठीक है ना। तो 6 केस जो हैं इमेज फॉर्मेशन के होते हैं थ्रू द कॉनकेव मिरर, इन सभी को हमें अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अलग अलग तरीके से, चाहे असर्शन रीजन टाइप हो या फिर सिंपल एमसीक्यूज जो क्वेश्चन आते हैं वैसे हो, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हो, हर तरीके के क्वेश्चंस जो है बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक पर, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि 90% प्लस क्वेश्चंस जो होते हैं वो इमेज फॉर्मेशन वाले टॉपिक से बनते हैं, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट से, ठीक है। तो चलिए अब हम जो लास्ट एंड 6th केस है इसको समझ लेते हैं। तो इस बार पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां पे ले रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, ध्यान से समझना। देखिए ये कॉनकेव मिरर हुआ, ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर का मिडिल पॉइंट पोल हो गया, और पोल से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये सारी चीजें। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट हो गया फोकस पॉइंट, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। थोड़ा कोशिश करेंगे कि फोकस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिडिल में ले लें, यानी मिड पॉइंट की तरह लें। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो यहाँ पे हमने एक निडल ऑब्जेक्ट ए बी को प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से एक रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, इस पर एट द कॉनकेव मिरर, और जब ये रे कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद रे जो है फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। कोई डाउट, नो। इसके बाद हम एक सेकंड रे लेंगे, और सेकंड रे को कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हम कराएंगे, कुछ इस तरीके से हम इंसिडेंट कराएंगे कि ये रे जब हम पीछे की तरफ, यानी कि ये रे सरफेस से, कॉनकेव मिरर के सरफेस से कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो जब भी कोई रे कॉनकेव मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि वो अपने पथ को रिट्रेस करती है, रिपीट करती है, यानी रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस आ जाती है। और जब वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी तो वो किस पॉइंट से पास होगी, तो पीछे वो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। किससे पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, यानी ये रे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के अपने पथ को क्या करेगी, रिपीट करेगी, रिट्रेस करेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये रे इधर कहीं मीट कर रही है, नहीं मीट कर रही है, ठीक है ना। बट अगर हम ध्यान दें, यानी अगर हम इन रेज को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएं, ऐसे ये दोनों रेज हमने ऐसे आगे की तरफ बढ़ाई, ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे रे क्या एक्चुअल में जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉलिश्ड सरफेस है, तो पॉलिश्ड सरफेस को क्रॉस करके क्या रेज एक्चुअल में पीछे जा सकती है, नहीं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा होगा, यानी कि ये हमें एक इल्यूशन समझ लीजिए है, कि हमें ऐसा लग रहा हो कि ये रेज पॉलिश्ड सरफेस के पीछे कहीं मीट कर रही होगी, सिर्फ लग रहा होगा। इसी वजह से हम यहाँ पे जो इमेज बनेगी, यानी क्योंकि ऑब्जेक्ट ए बी के ए पॉइंट से जा रही है ये रेज, ये तो हो गई, ये फर्स्ट रे इंसिडेंट हो गई और ये सेकंड हो गई, तो ए ऑब्जेक्ट ए बी के ए पॉइंट से जो रेज आ रही हैं उनकी इमेज क्या हो गई यहाँ पे, ए डैश,
और ए डैश से जब हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये जो इमेज है एक ऐसी इमेज होने वाली है विर्चुअल एंड इरेक्ट। विर्चुअल इमेज हम उन्हें कहते हैं जहां लाइट रेज रियलिटी में मीट नहीं कर रही होती है, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि शायद वो मीट कर रही होंगी। ए पॉइंट ऊपर था तो ए पॉइंट की इमेज भी ऊपर बनी, इसलिए इमेज कैसी है, इरेक्ट है, सीधी है। और बी पॉइंट की इमेज क्या हो जाएगी, बी डैश। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इमेज है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और इसका जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ा है। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि जो इमेज है इसकी पोजीशन बिहाइंड द मिरर है, यानी मिरर के पीछे है, पॉलिस्टर सरफेस के पीछे है। तो चलिए अब हम लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे आ रही है, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे। सेकंड हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज हम लिखेंगे विर्चुअल एंड इरेक्ट। विर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि जो इमेज है वो सीधी भी है और आभासी है, यानी कि रियलिटी में नहीं है वो, ठीक है ना। इसके अलावा हम लिखेंगे साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, तो साइज आप देख सकते हैं एनलार्ज साइज है, बड़ा साइज है यहाँ पे, ठीक है ना, एनलार्ज्ड, या इसको क्या लिख देते हैं कुछ बुक्स में, मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ा साइज बनेगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड, ठीक है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे, हम क्वेश्चंस जब हम पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे रिफ्लेक्शन का, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो कॉनकेव मिरर है उसको एज ए डेंटिस्ट मिरर क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो डेंटिस्ट मिरर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो डेंटिस्ट होता है जब वो दांत को चेक करेगा तो जो हमारा टूथ है, दांत है, उसकी पोजीशन को वो कुछ इस तरीके से रखेगा कि जो दांत है वो पोल और फोकस के बीच में कहीं रहे। तो जब दांत पोल और फोकस के कहीं बीच में होगा तो दांत की इमेज जो है वो डेंटिस्ट को कॉनकेव मिरर में बड़ी इमेज दिखाई देगी। इसके अलावा बेनिफिट ये भी है कि इमेज सीधी भी दिखाई देगी, इस वजह से जो कॉनकेव मिरर है उसको एज ए डेंटिस्ट मिरर यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं जैसे कि बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड वो हम थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद करेंगे। तो आज हमने क्या किया, जो रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के फॉर कॉनकेव मिरर वो हमने कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा जो कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेजेस बनती है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेसेस एट डिफरेंट पोजीशंस, तो उसके 6 केसेस को हमने अच्छे तरीके से रे डायग्राम्स को ड्रॉ करते हुए समझ लिया है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक टॉपिक रखेंगे। आप रिवीजन करते रहे, खुश रहे, मस्त रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है किसी टॉपिक से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप विदाउट एनी हेजिटेशन जरूर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम यहीं तक रखने वाले हैं वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।